हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहन सैन और आज आप सभी का फिर से स्वागत है बीकॉम सेकेंड ईयर क्रैश कोर्स। हमारा टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था? बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन एक चैप्टर था और जहाँ तक हम लोगों ने 40A तक कर लिया था। यानी अब मैं आपको TDS का बताऊंगा। जी हाँ, हमें 40A1 से स्टार्ट करना है, यानी TDS की पेमेंट। आइए समझते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक इंट्रोडक्शन समझो। ये अपनी कोई कंपनी है ABC लिमिटेड। अपन ने इस जो मिस्टर एक्स है ना, इस पर्सन को रुपए 25,000 रुपए दिए और अपन ने इसके ऊपर TDS काटा नहीं, जो इनकम टैक्स ने बोल रखा था। आप जब भी किसी को पेमेंट करो एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर, तो फिर आपको TDS काटना है इस बंदे के बिहाफ पे। और आपको सेंट ये जो TDS जो काटा ना, इससे फिर इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है ना, यहाँ पर डिपॉजिट करवाना था। लेकिन जब हमने TDS ही नहीं काटा तो इनकम टैक्स को डिपॉजिट कर करवाएंगे। और जब डिपॉजिट नहीं करवाया तो इनकम टैक्स पता हमें क्या बोलती है, ये वाला जो एक्सपेंस है ना 25,000 रुपए का, ये तुम्हें अलाउ नहीं हो सकता। तुमने हमारी बात नहीं मानी, हम तुम्हें एक्सपेंस अलाउ नहीं होने देंगे। सिंपल चीज। आइए लिखिए इसे सेटिंग से प्रॉपर वे से। अंडर सेक्शन 40A1 पेमेंट टू इंडिया। अगर हमने इंडियन को पेमेंट करी, ठीक है, बिना TDS काटे, तो फिर एक्सपेंस जो अलाउ होगा ना, वो 70% होगा। यानी 25,000 रुपए की अगर हमने मिस्टर एक्स को पेमेंट करी, लेकिन उसका TDS नहीं काटा, और वो मिस्टर एक्स हमारे इंडिया का ही बंदा है, ठीक है, इंडिया का बंदा है, और हमने उसके ऊपर कुछ भी TDS नहीं काटा, तो सरकार ये बोलती है 70% जो अमाउंट है ना, वो तो आप उसे एक्सपेंसेस के रूप में ले सकते हो। यानी 25,000 का 70% कितना हो गया? 17,500 रुपए। जी हाँ, आप उसे अलाउ कर सकते हो 17,500 रुपए। और बाकी का जो एक्सपेंस है ना, वो डिस अलाउ जाएगा, अलाउ 30%। फिर पेमेंट करिए फॉरेन पर्सन या इंस्टीट्यूट का। यानी भाई साहब, किसी भी फॉरेन कंपनी में कोई ABC लिमिटेड कंपनी है, मैंने उसे पेमेंट कर दिया जाके, तो क्या वो मुझे अलाउ होगा बिना TDS काटे? TDS नहीं काटे यहाँ पर भी। यहाँ पर भी जो है ना दोस्तों, अपन लोगों ने TDS है ना, वो कुछ भी नहीं काटा अपन ने। तो ये बोलता है जो पूरा एक्सपेंसेस है ना, जितना भी एक्सपेंसेस है वो डिसअलाउ जाएगा पर अगर अगले साल, यानी अगले साल और आने वाले कि जितने भी साल है ना, उनमें से किसी भी एक साल में अगर आपने उसका TDS जो कटना था, वो अगर आपने सरकार को डिपॉजिट करवा दिया, तो आप ये वाला जो एक्सपेंस है ना, जो भी जो मतलब आपने उसे पेमेंट करा है, वो आप अपने एक्सपेंसेस के रूप में क्लेम कर सकते हैं। एक्सपेंसेस विल अलाउ व्हेन TDS डिडक्टेड। ठीक है, ये तो पहला वाला केस हो गया, दूसरा वाला केस हो गया। अब तीसरा वाला केस होता है, वो ही पेमेंट कर रहे हैं टू फॉरेन
एम्प्लॉय को। इस वाले केस में भी जो टीडीएस है ना वो हमने नहीं काटा। इसके अंदर भी जो एक्सपेंसेस है वो डिसअलाउ हो जाएंगे, लेकिन होल लाइफ के लिए। यानी ये मानो मैं एक मिस्टर एक्स हूँ और मैंने एक मिस्टर वाई है जो फॉरेन कंपनी में रहते हैं, मतलब से ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिस्टर वाई रहते हैं। मैंने उसे पेमेंट करा 25,000 रुपये का बिना टीडीएस कटे, यानी मैंने उसके ऊपर टीडीएस कुछ भी नहीं काटा। तो फिर मुझे क्या वो वाला एक्सपेंसेस अलाउ होगा? नहीं होगा, ये भी आपने तो बताया। यानी टीडीएस काटने पर एक्सपेंसेस तो अलाउ नहीं होगा। क्या मुझे अगले आने वाले कितने भी सालों में, यानी कितने भी सालों में मुझे एक्सपेंसेस अलाउ होंगे? आंसर क्या आता है? नहीं होगा। यहाँ पर लिखा गया है ना, यानी अगर मैंने टीडीएस जमा भी करवा दिया उसका, उस फॉरेन एम्प्लॉय का जो मिस्टर वाई है, तो भी मुझे जो एक्सपेंसेस हैं वो डिसअलाउ के डिसअलाउ ही रहेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो चुका है यहाँ का। चलो अगले वाले पॉइंट चलते हैं। अंडर सेक्शन 40 एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव। जी हाँ, अरे आपके चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी, इन सभी, ठीक है, मानिए आप उन लोगों की स्टेशनरी की शॉप है और आपको कोई एक बिजनेस है एबीसी लिमिटेड। सपोज इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये आपके एबीसी एक बिजनेस है और ये उनकी एक शॉप है, ठीक है। आपने स्टेशनरी ले ली, इन लोगों ने क्या आपको स्टेशनरी भेज दी, तो इसके बदले में आपने इन्हें दे दिया रुपए 10,000 रुपए। पर जानते हो इसकी जो मार्केट वैल्यू अगर आप देखोगे ना, जो आपने जितना भी अपने सामान लिया है, आपने उन्हें 10,000 रुपए तो दे दिए, लेकिन इसकी जो मार्केट वैल्यू है इसी वाले सामान की 8,000 रुपए। यानी आपने उन्हें 2,000 रुपए ज्यादा दे दिए। क्यों? क्योंकि वो आपके रिलेटिव थे, ठीक है। रिलेटिव 2,000 रुपए ज्यादा देने का मतलब क्या हुआ? भाई साहब इनकम टैक्स ये बोलता है कि अगर तो वो तुम्हारे रिलेटिव है और तुमने उन्हें 2,000 रुपए ज्यादा दे दिए तो फिर क्या होगा? जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। जी हाँ, आप उनसे 2,000 रुपए वापस से ले लोगे। तो मतलब हमें क्या बेवकूफ समझते हो क्या? हम बेवकूफ थोड़ी नहीं, हम बेवकूफ नहीं है। तो जो 2,000 रुपए है ना, आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट में वापस से। बस इतना ही कहने वाला पॉइंट। एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव, भैया अभी तो आपने कहा था डिसअलाउ होगा, ये मेरा स्वैग है, अलाउ नहीं होगा। इस तरीके से लिखने से थोड़ा बहुत याद रहेगा, मतलब अच्छा भी लगेगा कॉपी में देखने में। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अंडर सेक्शन 40A3, अंडर सेक्शन 40A3 ये हमें बताता है पेमेंट के बारे में। जी हाँ, ये मानिए मेरे को एक बिजनेस फर्म है, एबीसी लिमिटेड है, और ये मिस्टर वाई है। मैंने उसे क्या जितना भी पेमेंट करता हूँ ना, मैं उसे कैश में करता हूँ। लेट्स सपोज मैं मिस्टर वाई को, ये समझ लो अपनी इंडिया की कोई बंदा है, ठीक है। मैं एबीसी लिमिटेड हूँ, मैंने मिस्टर वाई को पेमेंट कर दिया, भाई 80,000 रुपए की पेमेंट कर रहा हूँ तुझे, ठीक है, कैश में कर दिया। और मैंने मेरी बुक्स में उठाकर देख दिया 1,00,000 रुपए की पेमेंट करी है मैंने मिस्टर वाई को, यानी 20,000 रुपए से ज्यादा कर दिया। इसका इफेक्ट क्या होगा सबसे पहले समझते हैं। अगर मैंने एक्सपेंसेस बढ़ा दिए तो मेरा प्रॉफिट, ये मानो ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस बढ़ा दिए, प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा। तो ये बोलते हैं कि यार आप तो कैश में, तो मतलब हमें क्या पता चलेगा आपने उसे कितना पेमेंट दिया है और आपने उससे कितना पेमेंट ली है, नहीं पता चल सकता। इसलिए इन लोगों ने बोला 10,000 रुपए से अगर ज्यादा की पेमेंट करी आपने उसे या उसने आपको, मतलब आपने अगर उसे करी तो आपको जो पेमेंट है ना
वो अलाउ होगा ही नहीं। और अगर उसने आपको 10,000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट करी तो जो मिस्टर वाई है ना उससे अलाउ नहीं होगा। यानी जो पेमेंट जो दे रहा है ना 10,000 रुपये से ज़्यादा की, उसे वो वाला अमाउंट अलाउ नहीं होगा। कैश पेमेंट मोर देन 10,000 डिस अलाउ हो जाएगी, यानी अलाउ नहीं होगी। एक एक्सेप्शन है इस वाले पॉइंट का, यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन इस तरह से करके। आओ आपको एक चीज रिकॉल करवाता हूँ। चलते हैं अपन सैलरी में। सैलरी में कौन सा सेक्शन नंबर 10-14, कौन सी रूल 2BB। उसके अंदर आपको एक याद है, एक पॉइंट था ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलायंस करके। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, उसके सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ। उसका और इसका कोई लेना देना नहीं है, बस रिकॉल करवा रहा हूँ। याद है वहाँ पे 70% एक्सपेंसेस, जो भी आपने एक्सपेंस करा है उसका 70% या फिर 10,000 रुपये, इन दोनों से जो भी लोअर है, ठीक है। इसका मतलब हमें इतना तो समझ में आ गया कि जो ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं उन्हें एक्स्ट्रा फैसिलिटी देती है। एक्स्ट्रा फैसिलिटी क्यों देती है? जैसे मानिए आप अगर कोई ड्राइवर हो, ठीक है, या आपकी कोई एक फर्म है, ठीक है, आपकी एक फर्म है जहाँ पर आप ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हो, तो आपको कितना कैश पेमेंट एक ही दिन में करता हुआ होगा। ये देखो, ट्रॉल पे आप पेमेंट कर रहे हो, पुलिस वालों को पेमेंट कर रहे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ पेमेंट कर रहे हो, पेट्रोल भरवा रहे हो, डीजल भरवा रहे हो, पंचर हो गया वो सही करवा रहे हो, पता नहीं कितने पेमेंट है, थाउजेंड्स ऑफ पेमेंट्स यार, बहुत ज़्यादा पेमेंट्स होते हैं। तो इन लोगों ने बोला आपको एक्सेप्शन है रुपए 35,000 रुपये और जो ट्रांसपोर्टेशन में जो बिजनेस करते हैं ना उन लोगों के लिए 35,000 रुपये तक की लिमिट है। आइए इसके अंदर एक पॉइंट को समझते हैं। जैसे मानिए इनवॉइस 1, इनवॉइस 2, इनवॉइस 3, इनवॉइस 4, इनवॉइस 5। मैंने एक मिस्टर वाई है ना, मैंने उनसे क्या है एक चीज़ परचेज करी, यानी अरे एक चीज़ क्या, मैंने कार परचेज कर ली मेरी बिजनेस के लिए, ठीक है। कार की पेमेंट थी, कार गलत हो जाएगा यार। स्टेशनरी परचेज करी मैंने मिस्टर वाई से, स्टेशनरी परचेज कर ली, ठीक है। अब मैंने उसे बोला भाई 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 सुन, इनवॉइस है ना तू 5 बना दे, यानी मेरा 1,00,000 रुपए का खर्चा आ रहा था, मैंने उसे बोला 5 इनवॉइस बनाकर दे दे मुझे, ठीक है। इसका भी गलत हो जाएगा थोड़ा बहुत, चलो ठीक है, अपन लोग देखते हैं इसका क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने 55, हाँ 55,000 ये सही अमाउंट है। मैंने उससे 55,000 रुपीज़ की स्टेज खरीदी और मैंने उसे बोला भाई तू है ना मुझे 5 इनवॉइस बनाकर दे दे, ठीक है। उसने मुझे 5 इनवॉइस बनाकर दे दिया। अब देखो अपन पेमेंट किस तरह से करते हैं उसे। 10K, 11K, 10K, 10K, 10। मुझे टोटल पेमेंट उसे करनी थी कितनी, 55,000 रुपीज़। और ये जितनी भी पेमेंट करी है ना इनवॉइस 1 से लेकर 5 तक, मैंने ये सारी सारी कैश में करी है पेमेंट। तो अगर हम लोग अपना रूल देखें नॉर्मल वाला, 10,000 से ऊपर की पेमेंट तो डिसअलाउ हो जाएगी। लेकिन भैया तो टोटल पे 55,000 है। जी हाँ, यही पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये जो 10,000 रुपये की लिमिट है ना एक इनवॉइस पर है, यानी अगर आप दिन में 100 इनवॉइस भी देते हो ना, मतलब 100 इनवॉइस की भी पेमेंट करते हो, जो इनवॉइस का अमाउंट 10,000 रुपये का है, तो वो सारा का सारा आपको अलाउ हो जाएगा। बस इतना ही मतलब। तो इनवॉइस 1 अलाउ होगा, इनवॉइस 2 डिसअलाउ हो जाएगा, ये अलाउ हो जाएगा, ये अलाउ हो जाएगा, ये अलाउ हो जाएगा। तो हमें कितना अमाउंट अलाउ हो गया, 40K। वो 55K हमें हुआ नहीं, बस इतना सा मतलब था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब एक सवाल आता है, फिर पेमेंट किस में करें, पेमेंट किस में करें।
जी हाँ, केवल आप अकाउंट पे ही चेक से कर सकते हो, डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हो, और भी पेटीएम से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, यानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। जैसे मानिए कोई ऐप है, मतलब ये मान लीजिए कोई सा भी पेमेंट जो नोटिफाई करे सेंट्रल गवर्नमेंट को या इनकम टैक्स को, जी हाँ, इस स्पेसिफिक पर्सन के पास में हम लोगों ने पैसा दिया है, तो वो ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ही हो सकता है। इसके अंदर एक और चीज़ आती है, वो आपने सुना है क्रॉस चेक, या क्रॉस चेक सुना है? जी हाँ, उससे भी नहीं होगा अलाउ। ये सारा सर आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसे मिटा दूंगा। दोस्तों 44A पर चलने से पहले आइए थोड़े मन की बातें करते हैं, बोझ हल्का करते हैं, यानी मैटर्स सॉल्व आउट करते हैं। अपना चैप्टर का नाम है बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कोई एक बंदा जो प्रोडक्ट्स की सेलिंग करता है, जो इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करता है, वो तो कहलाता है बिजनेसमैन। वैसे बिजनेसमैन तो सारे होते हैं, सॉरी बिजनेसमैन वर्ड गलत है, बिजनेस यानी बिजनेस कहलाता है, यानी जो प्रोडक्ट को सेल करता है, फिजिकल प्रोडक्ट को या कोई इन्वेंट्रीज को जो मेंटेन करता है, वो तो हो गया बिजनेस। और प्रोफेशनल्स यानी जो अपनी सर्विसेज देते हैं, ऐसे मैं मेरी सर्विस दे रहा हूँ तो मैं कौन हो गया? प्रोफेशनल हो गया। तो इतना मतलब क्या मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग क्लियर हो गया? जी हाँ। अब इन लोगों ने बोला जो हमारे प्रोफेशनल भैया है ना, जो भी हमारे स्पेशल प्रोफेशनल्स हैं, अगर उनकी ग्रॉस रिसिप्ट 1,50,000 रुपए से ज्यादा है, यस और नो। अगर हाँ, तो उन्हें एक प्यारी सी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट, जी हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट यानी वो वाली बुक्स जो आपने क्लास 11 में बनाना सीखी थी, पर्टिकुलर अमाउंट P&L का, याद आया कुछ? जी हाँ, वही। तो अगर यस है तो मेंटेन करनी पड़ेगी, नो है तो मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी, सिंपल सी चीज। आइए चलते हैं नॉन स्पेसिफाइड के बारे में। अच्छा, इसके अंदर एक चीज बताना मैं भूल गया, अगर अच्छा इसके अंदर जो है ना, जो 44A है, ए है, स्पेयर प्रोफेशनल्स हो गया, अगर करनी पड़ेगी 1,50,000 रुपए से ज्यादा की जो ग्रॉस रिसिप्ट हो रही है हर साल, तो वो 3 साल में देखेंगे। जैसे मानो पिछले 3 सालों में मेरी ग्रॉस रिसिप्ट की पता क्या जा रही है? 1,40,000, 1,60,000, 1,70,000, यानी मतलब 3 साल पहले एक बार मेरी 1,40,000 रुपये गई है। तो इसका मतलब मैं 44A के अंदर फॉल नहीं करूंगा, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी, यानी पिछले 3 लगातार सालों तक 1,50,000 रुपये से मेरी इनकम ज़्यादा, यानी ग्रॉस रिसिप्ट ज़्यादा होनी चाहिए, जो मुझे पेमेंट मिल रही है दूसरों से, वो ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाकर अलाउ होगा, वरना फिर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, और स्लैश करके लिख लो बिजनेस। नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स और बिजनेस के बारे में एक ही इसके अंदर पॉइंट है, देखो ऊपर, प्रॉफिट ग्रॉस रिसिप्ट, 1,20,000, 10 लाख,
प्रॉफिट 2,50,000, ग्रॉस एसेट 25 लाख, ये वाला एप्लीकेबल होता है। एक सबसे पहले इसका लिख लेता है। इंडिविजुअल या फिर HUF पे, और ये होता है अदर्स पे। यानी अगर आप या तो नॉन स्पेशल प्रोफेशनल, सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं कौन होता है। वोकेशनल यानी जी हाँ दर्जी जो आपके कपड़े सिलते हैं, वो नॉन स्पेशल प्रोफेशनल्स आते हैं। अब मेन चीज़ ये आती है कि स्पेशल प्रोफेशनल नॉन स्पेशल प्रोफेशनल्स के बारे में पता कैसे चलेगा। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के बारे में जान लो, नॉन स्पेशल प्रोफेशनल्स के बारे में जानने की जरूरत ही नहीं है। अब मेन चीज़ आती है, क्या आप बताओगे? नहीं, ये आप लोगों का होमवर्क है। स्पेशल प्रोफेशनल्स के बारे में आप खुद पढ़िए। मैं ही बता सकता हूँ, 5-6 हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं रह जाएगा, सेंस नहीं रहेगा। मैं बता तो दूंगा, लेकिन फिर आप मेहनत नहीं करोगे, और आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको ये याद भी नहीं रहेंगे नाम। जी हाँ, बिल्कुल सही। कहाँ पे था मैं? जी हाँ, ये जो अदर्स बंदे हैं ना, अदर्स वाले, यानी इसके अंदर इंडिविजुअल या HUF को छोड़ के, हाँ कोई सी भी कंपनी ले लो, किसी भी तरीके की लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म ले लो या पार्टनरशिप फर्म ले लो, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन ले लो, ठीक है, इंडिविजुअल या HUF को छोड़ के, तो उन सब का अगर प्रॉफिट 1,20,000 रुपये से ज़्यादा है, यह ग्रॉस एसेट 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, इन दोनों में से एनी, यानी अगर इन दोनों से कुछ भी अगर ज़्यादा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगी। ठीक है, लिख देता हूँ मैं एक बार करके, यस नो। बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनेगी। इसके अंदर भी वही है, 2,50,000 रुपये से ज़्यादा की अगर प्रॉफिट आता है, आपकी कंपनी प्रॉफिट दिखाती है, आप मतलब आपका बिजनेस जो है ना 2,50,000 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट दिखाता है, तो आपको बढ़ना पड़ेगा। या फिर 25 लाख रुपए का ग्रॉस रिसिप्ट दिखाता है, तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेगी। इन दोनों में से एनी। उम्मीद करता हूँ वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं आगे। अंडर सेक्शन 44 AB। जी हाँ, ये दो चीज़ों के बारे में बात करेगा। सबसे पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। एक तो कोई है बिजनेस, यानी अरे मोबाइल है, मोबाइल की शॉप है मेरी, मोबाइल को बेच रहा हूँ, और एक बंदा मैं हूँ जो आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, बोल बोल के पका रहा हूँ, यानी पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाई और पकाई सिमिलर वर्ड है। बिजनेस, और एक हो गया प्रोफेशनल। सबसे पहले प्रोफेशनल्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी हम लोगों के बारे में। अगर उनकी ग्रॉस से 50 लाख रुपए, फील नहीं आ रहा है कुछ, हाँ ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख रुपए से ज्यादा है, ऐसे लिखते हैं। यस, तो उन्हें ऑडिट करवानी पड़ेगी, और अगर जवाब आता है नो, तो ऑडिट नहीं होगी। इतनी चीज है उसके भाई। बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर, बोल दो, कुछ भी बोल दो, टर्नओवर बोलते हैं बिजनेस में, बात एक ही है इन दोनों का। टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ है, अगर टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ है, आइए फिर से खेलते हैं, यस और नो। अगर यस
तो ऑडिट करवानी पड़ेगी। आंसर आता है निकल कर नो, तो ऑडिट नहीं करवानी पड़ेगी। चीज समझ में आ गई होगी। 44 ये भी ये मानो ये एक प्रोसेस होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑडिट, सबसे पहली चीज ये देखते हैं क्या बुक्स ऑफ अकाउंट बन रही है या नहीं बन रही है। टैक्स तो फिर भी देना पड़ता है। ये मानो अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट बन रही है लेकिन ऑडिट नहीं बन रही है, ठीक है, तो ये प्रोसेस तो में मतलब हट जाएगा एक तरह से। तो बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बन रही है तो आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप 1,50,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहे, ठीक है, या इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन जो है फॉलो नहीं कर पा रहे, तो फिर प्रॉफिट तो घंटा कमा रहे होंगे आप, मत मारो इतनी लफड़ा, ठीक है। और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर पा रहे हो तो फिर ये देखेंगे ऑडिट, जी हाँ, ऑडिट करवाने के बाद टैक्स देना पड़ेगा। बस सिंपल सा प्रोसेस होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने लिख लिया होगा। मैं इसे मिटा रहा हूँ। जी हाँ, मिटा रहा हूँ, मिटा दिया। अब एक क्या भैया आए हमारे पास, उसने बोला भैया मुझे इनकम टैक्स भैया के पास गए, ठीक है, उससे बोला भैया मुझे इतने सारे लफड़े जो है ना लफड़े, मुझे पालने ही नहीं है, मैं इसकी ऑडिट, मैं उससे वाले इसकी बुक्स को मेंटेन करूँगा, ठीक है, वो तो मैं कर लूँगा, फिर ऑडिट वाले को पैसा और दूंगा, उसकी झिक झिक और सुनूंगा, बिजनेस करूँ या ऑडिट वाले की झिक झिक सुनूँ, मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना। तो इनकम टैक्स वाले बोले रुक जा, तेरे लिए स्पेशल प्रोविजन पास आउट करता हूँ, रुक जा, ये देखो अंडर सेक्शन 44 AD। अरे सेक्शन वेक्शन मत जाओ, बस ये नॉलेज से बता रहा हूँ केवल, जिससे प्रैक्टिस होती रहे आपकी भी और मेरी भी। रिकॉल करो जो मैंने करवाया था, बस एक सेकंड में आया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरी बात सुनकर एक बार जो आपने पेजेस लिखे थे उन्हें एक बार से श्रीनगर से देख लिया होगा। आइए चलते हैं 44 AD के बारे में बात करते हैं। ये जो आपके रिटेलर्स होते हैं ना, अरे हाँ, होलसेलर्स, रिटेल नहीं, होलसेलर तो अलग हो गए, रिटेलर यानी जो जैसे आपकी कॉलोनी है उसके अगर बाहर निकलते हो आप तो परचूनी वाले दिखता है आपको, वो परचूनी वाला रिटेलर है। मोबाइल लेने जाते हो किसी भी शॉप पे जो बहुत सारी अलग अलग कंपनीज के मोबाइल रखता है, यानी ये देखो मैं एक मोबाइल वाला हूँ, मैंने एक वीवो का फ़ोन रख लिया, एक आईफोन रख लिया, एक सोनी का फ़ोन रख लिया, एक MI का फ़ोन रख लिया, और एक पता नहीं कौन सी कंपनी है जिस एक्स कंपनी का फ़ोन रख लिया। अगर मैं इतनी सारी कंपनीज का फ़ोन रख रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं रिटेलर हूँ, और अब मैं इन सबको जो बेचूंगा उससे मेरे पास पेमेंट आएगा। आप इस चीज़ से एग्री करते हो? यानी मैं प्रोडक्ट्स को बेच बेच के पैसा कमा रहा हूँ, रिटेलर्स का मतलब ये हो गया। रिटेलर ओके, होलसेलर के लिए प्रोविजन अलग होते हैं, उससे अगर कोई मतलब है नहीं। इफ ग्रॉस रिसिप्ट मोर देन 1 CR, नहीं इसे ऐसे नहीं लिखो। अगर ग्रॉस रिसिप्ट आपकी 1 करोड़ से कम है, यानी अगर आपका टर्नओवर जो सेल्स जो है ना, सेल्स जो आपने करी है वो आपकी 1 करोड़ से कम है, तो ही आपके ऊपर ये वाला जो मतलब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इनकम जो है ना वो अज्यूम करेंगे। तो आपकी जो इनकम जो अज्यूम करेंगे ना, देखो इनकम अज्यूम जो करेंगे 8% ऑन टर्नओवर ऑन
टर्नओवर। भैया कि दो दो बार करेंगे? नहीं 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 बालको नहीं। 8% वाला कब करेंगे वो समझाता हूँ। अगर आपके बिजनेस में जो पेमेंट का नेचर है कैश से है या फिर क्रॉस चेक से है, मतलब वो वो पेमेंट आपके पास आई है, यानी वो रिसिप्ट आपके पास आई है, वो पैसा आपके पास आया है, जिसको ट्रैक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी कोई मिस्टर एक्स है वो आपको 14,000 रुपये देकर चले गया, कोई मिस्टर वाई है वो आपको 15,000 रुपये देकर चले गया, मिस्टर जेड, मिस्टर ए बी सी ये सारे सर आपको कैश में देकर चले गए। वो क्रॉस चेक यानी क्रॉस चेक ये समझ लेते हैं। क्रॉस चेक का मतलब ये होता है, जैसे मानिए ये हमारा एक चेक है, वो मैंने इधर से इसे कट लगा दिया, ठीक है, मैंने इसे कट लगा दिया इस तरीके से। अब मैंने इसे कट लगा दिया और मैं बैंक के पास जाऊंगा तो बैंक वाले बोलेंगे भाई भाई तू इसे है ना किसी को भी आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता, तू हमारे पास से कैश ले जा, ठीक है, कैश ले जा। एक होता है, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर बता देता हूँ उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये तो क्रॉस चेक हो गया, यानी अगर आप जाओगे, ठीक है, स्पेसिफिकली आप, तो आपको हैंड टू हैंड बैंक वाला कैश निकाल कर दे देगा। और एक होता है, क्या होता है याद नहीं आ रहा, एक सेकंड। हाँ, एक होता है जैसे मानो आपने उसके ऊपर किसी का भी नाम वाम नहीं लिखा, यानी एक मार्केटेबल सिक्योरिटी टाइप हो गई है। जैसे देखा होगा ना आपने बिल रिसीवेबल का ना, यानी जो बी आर यानी बिल जो हमें रिसीव हुआ वो हमने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, वो उसके बाद पैसे ले लिए। इसी तरीके से चेक को भी हम अपन लोग बना सकते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी। चलिए छोड़िए सब बातों को। अगर आपके पास रिसिप्ट आई कैश में, क्रॉस चेक में या एक्सेट्रा किसी भी पेमेंट मोड से, तो 8% होगा। और अगर आपके पास बैंकिंग ट्रांजेक्शन से आया, अकाउंट पे चेक से आया, तो आपका जो इनकम है वो 6% अज्यूम करेंगे। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मानिए मुझे टर्नओवर हुआ 80 लाख रुपए का, और इस 80 लाख रुपए से 50% कैश में रिसीव हुआ है और 50% बैंक के थ्रू रिसीव हुए हैं, ठीक है। तो अब हमें ये इनकम अज्यूम करनी है। 80 लाख का 50% कितना होता है, जल्दी से बोलो। ये एक कंप्यूटर सॉल्व है, आप करो इसे सॉल्व। जो भी लगानी है ना बुद्धि सारी लगा दो, पॉज कर दो इस समय वीडियो को और इसे सॉल्व करो ऊपर वाले मेथड लगा के। उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं कर दूंगा तो तुमको कोई मज़ा नहीं आएगा। खुद करो, गलती करो फिर से वापस सोचो, कोई मतलब नहीं है ऐसे। मैं कर दूंगा ये 50% यानी 40 लाख पेमेंट हमारे पास कैश में आया है, बाकी का जो 40 लाख पेमेंट है वो बैंक से आया है। तो 40% के ऊपर तो कितना लगेगा, जल्दी से बोले यहाँ पर से 8% ऑन टर्नओवर कैश बेसिस पे, तो 8% आ जाएगा। बैंक बेसिस पे कितना आ जाएगा, बैंक से, यूपीआई से, किसी से भी, फलाना ढमकाना किसी से भी हो, फिर 6% आ जाएगा। इन दोनों का परसेंटेज बताओ कितना होगा। 40 लाख का 8%, लिखिए इधर 3,20,000 रुपये, और 40 लाख का 6%, 2,40,000 रुपये। तो आपका टोटल जो प्रॉफिट आया निकल कर, प्रॉफिट आ गया 5,60,000 रुपये। बस यही था, मिटा रहा हूँ, वैसे समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। इसी के नीचे एक और पॉइंट है, इससे रिलेटेड नहीं है, वो अलग है सेक्शन।
अंडर सेक्शन 44 ए डी ए। ये वाले जो सेक्शन है ये प्रोफेशनल्स के ऊपर लगता है, यानी प्रोफेशनल्स की इनकम अज्यूम कर ली जाती है। जी हाँ, मैं भी प्रोफेशनल हूँ, या मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं फर्जी प्रोफेशनल हूँ, ठीक है। वो स्पेशल प्रोफेशनल के अंदर ही, लेकिन फर्जी बोल सकते हैं एक बार आप मुझे, ठीक है। अब मेरे पास क्या पेमेंट आ गई, इधर से आ गई, इधर से आ गई, इधर से आ गई, इधर से आ गई। इसके अंदर कैश वैश वाला कोई लफड़ा नहीं है। आज ये समझ, मेरे पास ABCDEFGHIJ के 11 QRSTUWXYZ ये सारे स्टूडेंट्स हैं। इन सब ने मुझे 50 लाख रुपए तक की इनकम दे दी। अब मैं देखा यार ऑडिटर वाले को पैसा क्यों दूँ, ठीक है। तो मैं छाना इनकम टैक्स की बुक में प्रोविजन मिल जाए, तो मुझे एक प्रोविजन मिल गया 44AD है। ये वाला प्रोविजन ये बोलता है कि अगर आपके पास जितनी भी रिसिप्ट आई 50 लाख रुपए तक की आई, तो उसका जो 50% है ना, वो आप अपना इनकम अज्यूम कर सकते हो। आइए लिख कर समझते हैं। ग्रॉस रिसिप्ट लेस देन 50 लाख, तो आप इनकम अज्यूम कर सकते हो 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट। अरे सिंपल सी चीज है। ये मेरे नादान परिंदे स्टूडेंट्स थे बहुत सारे, पता नहीं कैसे आ गए इतने सारे। ये सारे मेरे स्टूडेंट्स थे, ठीक है। और ये अपन है, ठीक है। इन सभी ने मुझे पेमेंट करी। लेट्स सपोज, तो मेरी टोटल ग्रॉस रिसिप्ट है 50 लाख रुपए होगी। तो अभी चलो 50 लाख मानो, एक बार मानो 40 लाख रुपीज हो गई, 40 लाख रुपीज हो गई। तो इनकम टैक्स के हिसाब से 50% मैं इसका अपना इनकम अज्यूम कर सकता हूँ। तो इंटू 50% हो जाएगा, तो 20 लाख रुपीज मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। अब कई स्टूडेंट्स बोलेंगे मनमानी है क्या इनकम टैक्स वालों की, हम तो निकल रहे हैं इनका नियम एवं फॉलो। तो उन्होंने बोला मत करो। एक वो आपने सुना है, एक होती है आपकी गर्लफ्रेंड और एक, छोड़ो ये वाला टॉपिक छोड़ो। एक होता है आपका दोस्त, दो तरीके के दोस्त होते हैं, ठीक है। ये आपका दोस्त है, दो दोस्त है। एक दोस्त है आपका 44AD और दूसरा दोस्त है आपका 44AD है। आपने इस दोस्त को बोला असेसमेंट ईयर 21-22 में, भाई सुन मेरे पास इतना टाइम वाइम नहीं है कि मैं तुझे अडॉप्ट कर सकूं, यानी तुझसे मुझे इस साल कोई रिश्ता नहीं रखना है, यानी इस साल रिश्ता नहीं है। तो क्या है, इसका क्या दिमाग फिर गया। इसने बोला अगर तूने मुझे इस असेसमेंट ईयर में नहीं अपनाया, एक दो तीन चार पाँच, तो अगले जो 5 सालों में है ना, मैं तुझे नहीं अपनाऊंगा। यानी असेसमेंट ईयर 2021-22 में मैंने 44AD जो है ना उसे अपनाया नहीं। तो इसने बोल दिया अगले 5 सालों के लिए मुझसे बात मत कर लियो, मेरे पास आ मत चाहिए, माथा वाथा फोड़ दूंगा, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर, जो भी असेसमेंट ईयर है उसमें आपने रिटर्न फाइल करते समय 44AD को नहीं ऑप्ट किया, तो फिर आप नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक आप इसे ऑप्ट नहीं कर सकते। वो 44AD है, ये अपना पक्का दोस्त है। मैंने बोला भाई सुन ADA, मैं तुझे इस साल जो असेसमेंट ईयर है ना 2021-22,
इसके अंदर तो मैं तुझे अडॉप्ट कर नहीं पाऊंगा। ये देख, अपन ने तुझे अडॉप्ट नहीं करा, तो उसमें क्या क्या टेंशन है? अगले साल रिटर्न फाइल करेगा, अगले साल अडॉप्ट कर लियो। ये बोलता है अगर अगले साल मुझे अडॉप्ट करना चाहे तो कर लेना, तेरी मर्जी है। तो इससे कोई मतलब ईगो वीगो कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मिटा रहा हूँ मैं इसे। जी हाँ, मिटा दिया मैंने इसे। फिर अपन चलते हैं 44 ए। ये चल जाता है ट्रक वालों के बिजनेस के ऊपर। जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन वाला पढ़ाया था ना, वो 35,000 रुपये वाली लिमिट, वो इन्हीं ट्रक वालों के लिए है। मतलब हाँ, 35,000 रुपये तक का जो कैश जो है ना, वो ये ट्रक वाले पे कर सकते हैं, इन्हीं के लिए ये वो वाला जो अपन ने लॉ पढ़ा था। आइए लिखते हैं, if having up to 10 truck आंसर आया नो। अगर आंसर नो आता है तो आप ये जो 44 ई वाला जो प्रोविजन, सॉरी ए वाला जो प्रोविजन है ना, वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जब ये अपन पढ़ेंगे ये अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर किधर जाना पड़ेगा? जी हाँ, आपको फिर से 44 ए के पास जाना पड़ेगा और फिर 44 ए बी के पास में जाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा वाला पॉइंट। आंसर आता है यस। क्या था वो? 1.6 सीसी। एक सेकंड दोस्तों, याद नहीं आ रहा मुझे। 1.8 सीसी। हाँ, 12 टन 12 टन 12 टन 12 टन। अगर आपका वेट 12 टन या उससे कम है तो 7,000, अरे यार 7,50,000 7,500 रुपये पर मंथ आपका जो भी इनकम है वो अज्यूम कर लेंगे। नहीं, इनकम अज्यूम नहीं करेंगे। एक सेकंड पॉज कर रहा हूँ। हाँ जी दोस्तों, मैं बिल्कुल सही था, इनकम अज्यूम कर लेंगे। यस, तो इनकम अज्यूम करेंगे हम लोग 7,000 रुपये 500 मंथ, 700 रुपये पर मंथ पर ट्रक, और मोर देन 12 टन है। दोस्तों ये चीज़ याद रखना कि जो ट्रक है, ऐसा नहीं हो कि आप उसे पेट्रोल भरवा कर फिर वेट कर रहे हो। एम्प्टी ट्रक होना चाहिए, उसके अंदर मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए, केवल उसके पार्ट्स के अलावा। कहीं ऐसा नहीं कि उसकी मोटर ही अलग कर दो और बोल दो हमारा 12 टन से कम आ रहा है ट्रक। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसी पंक्तियाँ मत कर लेना वहाँ पे। तो 12 टन है ना, उसके सामान के साथ, लेकिन उसके अलावा कुछ और ऐड नहीं करना है बस। और अगर 12 टन से ज़्यादा हुआ वेट तो फिर ₹1,000 पर मंथ पर ट्रक पर टन। आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। एक मेरे पास ट्रक है 13 टन वाला और एक है 11 टन वाला। 12 टन से ऊपर है तो ये बोल रहा है 1,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, 1 महीने का ले लिया। पर ट्रक, कितने ट्रक है? एक ही ट्रक है। और कितना टन है? 13 टन है। ये देखो 13 टन है।
इंटू कर दो, 13,000 रुपये आ जाएंगे। लेकिन अभी 11 टन बोल रहे हैं, यानी 12 टन से तो कम है, तो इसका सीधा सीधा है 7,500 रुपये कर दो। और फिर इसको 12 से इंटू कर दो, 12 से इंटू कर दो जाएगा 1,56,000, और इसका 12 से इंटू कर दो जाएगा 90,000। इस तरीके के आंसर आ जाएंगे इससे। जी हाँ, ये वाला पूरा अपना हो चुका है और मैंने इसे मिटा भी दिया। और से अब छोटा सा टॉपिक बचा है, इंश्योरेंस एजेंट वाला। इंश्योरेंस एजेंट, ये खत्म, पूरा टॉपिक खत्म, यानी पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया फिर तो। इफ income more than 60,000, yes, no। अगर आपका आंसर आता है यस, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करवाओ। और फिर अगर आप 44AB वाली कंडीशन फॉलो कर, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा का अगर आप, या सॉरी 50 लाख से अगर ज़्यादा का अगर आपको पेमेंट ग्रॉस रिसिप्ट होती है, तो फिर ऑडिट पर भी जाओ, ऑडिट पर भी जाना पड़ेगा, और फिर टैक्स भी करवाना पड़ेगा, टैक्स भी देना पड़ेगा। और अगर नहीं, वो आपके जो एक्सपेंसेस अज्यूम होंगे, जैसे मानिए 50% ऑन न्यू पॉलिसी, 15% ऑन ओल्ड पॉलिसी, और 33% ऑन मिक्स पॉलिसी, यानी नई और ओल्ड का मिक्स कर दिया, पता नहीं हमें कौन सी ओल्ड है कौन सी नहीं है, कुछ लेना कुछ नहीं पता हमें, ठीक है, तो फिर 33% हो जाएगा। अब इसके अंदर भी एक कंडीशन डाल दी इन लोगों ने, मैक्सिमम जो आपका एक्सपेंसेस होते हैं हो सकते हैं वो केवल 20,000 रुपये हो सकते हैं। अच्छा, 60,000 रुपये पर मंथ नहीं है, पर एनम है, यानी पूरे साल का। और जो 20,000 रुपये आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो पर एनम हो सकते हैं, मैक्सिमम जो हो सकते हैं। अब ये 20,000 रुपये कट कर भाई साहब 30,000 रुपये भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डील करना पड़ेगा नेशनल सिक्योरिटीज में और पीपीएफ में, सॉरी नेशनल सिक्योरिटी नहीं, जो आपके नेशनल एक्सचेंज होते हैं ना, उनके अंदर डील करना पड़ेगा, पीपीएफ के अंदर आपको डील करना पड़ेगा। नेशनल एक्सचेंज बोल तो वो उसमें प्रोविडेंट फंड नहीं, पीपीएफ प्रोविडेंट फंड का नाम सुना है, जिसके अंदर अलग अलग होते हैं, एसआरपीएफ होता है और भी तरीके के होते हैं, इसकी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, उन सब वो सारे से नेशनल एक्सचेंज के अंदर आ जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो जो आपके एक्सपेंसेस अज्यूम होंगे वो 50% होंगे। बस मैटर नहीं, एक बार फिनिश हो गया। चलिए फिनिश करते हैं इस क्लास को, हो गई क्लास फिनिश।